जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड में स्थानीय स्वशासन। और जब स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्थानीय स्वशासन आखिर है क्या। जब तक हम लोग उस शब्द को नहीं समझ पाएंगे तब तक उसके बारे में चर्चा करना और समझना थोड़ा कठिन होगा। तो एक बार हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर स्थानीय स्वशासन है क्या। भारत एक एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे 3 स्तरीय सरकार देखने को मिलता है। 3 स्तरीय बोला जाए तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके साथ स्थानीय सरकार। ये भारत ही एकमात्र ऐसा वर्ल्ड में देश है जहाँ 3 स्तरीय सरकार देखने को मिलती है। एक लाजमी भी है क्योंकि हमारी जनसंख्या, आप लोग को पता है कि अभी चीन को भी हम लोग पीछे छोड़ दिए हैं और दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या आबादी वाला अगर कोई देश है तो वो इंडिया है, वो भारत है। तो इसलिए ग्रामीण स्तर पर क्या हो रहा है, ग्रामीण स्तर पर क्या हो रहा है, यहाँ पे दिल्ली या फिर रांची, अगर हम लोग कहें, अगर झारखंड राज्य की बात करें तो ये लोग यहाँ पे छोटे से कस्बे में, छोटे से हमारे गांव में, गांव के कौन से ग्राम के कौन से टोला में नल की व्यवस्था है या नहीं है, वहाँ की तालाब कैसा है, तालाब की आवश्यकता है या नहीं है, ये सब समझने के लिए ये ना तो दिल्ली वाले जो बैठे हैं एसी रूम में वो समझ पाएंगे, ना केंद्र सरकार, ना ही रांची में जो वहाँ ऑफिसर है वो समझ पाएंगे। बोलने का से यही है, अगर गांव घर में अगर किसी टोला में अगर नल की आवश्यकता है तो वहाँ के स्थानीय लोग उस समस्या को जल्दी पॉइंट आउट कर पाएंगे। इसका मतलब यही है कि जो पॉइंट आउट जो छोटे से गांव के लोग यहाँ पे जो समस्या हैं उसको निदान करने के लिए हमें ना तो राज्य सरकार की ओर जाना पड़ेगा ना ही केंद्र सरकार की ओर। और जाहिर सी बात है, इतने बड़े देश में अगर भारत सरकार और राज्य सरकार गांव घर के नलकूप को अगर सुधार करेगा तो बाकी काम कौन करेगा। तो इसका मतलब यही है कि जो स्थानीय स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को समाधान करने के लिए कौन सी सरकार की गठन किया गया है, स्थानीय सरकार। और स्थानीय सरकार को ही हम लोग फिर पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती नगर निगम ये सब हम लोग देखने को मिलता है। तो इसका मतलब अभी यहाँ तक समझ में आ गया कि स्थानीय सरकार या स्थानीय शासन का मीनिंग क्या है कि स्थानीय स्तर पर, ग्राम स्तर पर, टोला स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उसको निदान करने के लिए स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता होती है बड़े बड़े देशों में। तो इतना अगर हम लोग समझें तो इसकी कहानी, एक विकास क्रम जो है उसको भी एक बार हम लोग को समझना आवश्यक है। सिर्फ आकर कि झारखंड राज्य में 2001 में झारखंड पंचायती राज शासन व्यवस्था आया, ये लिखना, ये समझना काफ़ी नहीं है। इसके लिए पूरा कहानी को जानना जरूरी है क्योंकि आप इंटरेस्ट और जब बिना रट्टा मारने के या बिना कहानी समझे अगर आप कुछ पढ़ना चाहेंगे तो एक वो स्ट्रेस बनाएगा। और अगर हम लोग कहानी को देखें तो इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो विकास क्रम है, विकास क्रम किसका, स्थानीय सरकार की। ये बात अगर हम लोग चोल साम्राज्य में देखें तो चोल साम्राज्य में भी हम लोग को ये देखने को मिलता था, विजयनगर साम्राज्य में भी ये देखने को मिलता था। विजयनगर साम्राज्य में जो आयनगर व्यवस्था है उसमें ये सब देखने को मिलता था। ब्रिटिश इंडिया की बात किया जाए तो 1882 को लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना प्रस्ताव लाई थी। कौन? लॉर्ड रिपन। जब लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन की लाई थी इसलिए इसको आधुनिक भारत के आधुनिक भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक, आधुनिक स्थानीय
स्वशासन के जनक या फादर अगर बोला जाए तो कौन है? हमारे लॉर्ड रिपन साहब। तो इतना हम लोग को कुछ कुछ समझना चाहिए था। ये था ब्रिटिश टाइम तक। उसके बाद जब स्वतंत्रता होता है, भारत जब गुलाम से आज़ाद हो जाता है, तो यहाँ पे जो संविधान बनाने के टाइम यहाँ पे एक मतलब बहस छिड़ गया कि स्थानीय स्वशासन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके लिए दो गुट दो में डिवाइड हो गया था। एक बोल रहा था कि हाँ होना चाहिए और एक बोल रहा था कि नहीं, स्थानीय स्वशासन नहीं होना चाहिए। तो कौन होना चाहिए बोल रहा था? तो हमारे महात्मा गांधी, इसके बाद लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर दास, ये सब क्या मतलब महात्मा गांधी, ये सब जो इनका जो गुट था, ये लोग बोल रहे थे कि स्थानीय सरकार होना चाहिए। जबकि भीमराव अंबेडकर का ये सख्त माना था कि स्थानीय स्वशासन नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न भी समझते हैं। महात्मा गांधी का तो मानना था कि जो क्षेत्र है वो स्थानीय स्तर पर स्वशासन, उनका तो सिद्धांती था। अब इसका माना करने के कारण क्या था ये समझना जरूरी है। चूँकि उस टाइम जब स्वतंत्रता मतलब 1947 की बात करते हैं हम लोग, तो उस टाइम देखा जाता कि ब्राह्मणवादी था, मतलब कोई ब्राह्मण है उस गांव का, उसको राजा माना जाता था और पुरुषवादी विचारधारा था। तो इसका मतलब है अगर फिर से अगर स्थानीय स्वशासन लाएंगे तो फिर से ब्राह्मण लोग इसका मतलब नेतृत्व करेंगे और बाकी जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो लोग फिर पिछड़े अवस्था में ही रहेंगे। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने माना किए थे। साथ में साथ ये भी कि समाज उस टाइम पुरुषवादी थे, तो कहीं ना कहीं अगर स्थानीय स्वशासन लाएंगे तो उसमें भी फिर पुरुषवादी को मतलब एक औपचारिक रूप से मान्यता मिल जाएगी। इसको रोकने के लिए ये फिर इन्होंने माना किए थे। अंततः इसको जो स्थानीय स्वशासन है, इसको अंततः आर्टिकल 40 में रखा गया हमारे संविधान में, जो DPSP में है। तो आर्टिकल 40 में ये कहा गया है कि राज्य पंचायत राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन का गठन करेगा। ये है प्रावधान। तो इतना हम लोग का विकास क्रम जो है इतना समझना जरूरी था। उसके बाद झारखंड में तो आएंगे, झारखंड के उसमें 5 से 10 मिनट लगेगा, तो इसका एक बार थोड़ा बहुत कहानी समझने से अच्छा रहता है। तो ये इंडियन पॉलिटी में भी काम आएगा। आगे चलते हैं फिर हम लोग। चूँकि हमारा स्थानीय स्वशासन की बात कर है और स्थानीय स्वशासन हमारे स्वतंत्रता होने मतलब हम लोग आज़ाद होने के तुरंत बाद हम लोग इसको संवैधानिक रूप से या नियम या कानून नहीं बना पाए। संविधान में तो था आर्टिकल 40 में राज्य को ये डिसाइड करेगा कि करना है या नहीं करना है, जबकि पूरे राज्यों में लागू करने के लिए ज़रूरी है कि एक कानून बननी चाहिए। तो ये कानून बनते बनते बहुत सारे कमेटी का गठन किया गया था। तो उन सारे कुछ कमेटी की सिफारिश पंचायती शासन व्यवस्था, पंचायती शासन व्यवस्था से संबंधित जो समितियां, ये इसलिए भी जरूरी है। 1947 में हम लोग क्या होते हैं? आज़ाद होते हैं। और जबकि 74वें संविधान संशोधन 1992 में इसका गठन होता है। किसका? स्थानीय कानून बनता है पंचायती राज व्यवस्था का। संविधान में कानून जब बनते हैं तब जाके पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू होता है। तो इसके बीच 1947 और 1992 के बीच क्या ऐसे ही था? क्या यहाँ पे चुपचाप थे लोग? क्या सरकार चुपचाप थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे समिति बनने गई, समिति बनी, उस पर फिर मतलब सिफारिश आई, उसमें रिपोर्ट दिया गया। अंततः जब 1992 को पीसी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के टाइम ये इसको एक कानून बन जाता है, एक कानून बन जाता है। और जब कानून बनेगा तो पूरे भारत के लिए एक कानून था तब। तो इसी क्रम में जो हम लोग का सिर्फ समिति का नाम देखेंगे, बाकी हम लोग के पास उतना अभी मतलब झारखंड के ये कर रहे हैं तो उतना अंदर नहीं डीप में जाएंगे। जब इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो पूरा डीपली जाएंगे, ठीक ना। तो देखा जाएगा, समिति की बात किया जाए तो
बलवंत राय मेहता समिति आया था, बलवंत राय मेहता समिति। ये 3 स्तरीय माना था, ये थोड़ा संक्षेप में जानना जरूरी। 3 स्तरीय मतलब अभी जो 3 स्तरीय है, वार्ड, पंचायत और जिला, तो उसी तरीके से इसी का देन है बलवंत राय मेहता समिति का। उसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोग के पास आया था अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता। अच्छा, इसमें और एक आप लोग को कमेंट में बताना है कि भारत में सबसे पहली बार जो स्थानीय स्वशासन का मतलब अनावरण किया गया या फिर जो उद्घाटन किया गया या लागू किया गया, वो इसी समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया है। तो आप लोग को कमेंट में ये बताना है कि कौन से राज्य में पहली बार इसको लागू किया है, ठीक ना, ये आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक। अशोक मेहता समिति होता है। अशोक मेहता समिति के बाद अगर हम लोग देखा जाए तो JV राव समिति, उसके बाद लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। और इतने सब होने के बाद अंततः जो आता है हम लोग का 73 अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट। कब आता है ये हम लोग का 1992। इतना हम लोग को जो बेसिक चीज़ था वो बेसिक चीज़ हम लोग को समझना था। और इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे हम लोग का? पीवी नरसिम्हा राव। तो अब हम लोग जो एक खाका तैयार करना था पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन का, वो हम लोग समझ गए। अब इसके बाद हम लोग राज्य-वाइज देखेंगे, मतलब झारखंड में क्या स्थिति है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि झारखंड की स्थिति समझने से पहले एक बार इसको हम लोग देखेंगे 1992 जो 73वां संविधान संशोधन है, इसमें क्या क्या है उस प्रावधान को एक बार देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन एक कंप्लीट आपका वीडियो मिलेगा और हमारा उद्देश्य भी यही है, थोड़ा टाइम लगे लेकिन कंप्लीट मिले। अगर जहाँ तक समय की बाध्यताएं हैं उसको देखते हुए जहाँ तक हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ के एक विस्तार आपको जानकारी मिले ताकि आप हवाई बात ना करें। किसी भी चीज़ को अब हम लोग तब तक अच्छे समझ पाएंगे जब तक उसकी बुनियाद को समझते हैं। तो ये हमारी बुनियाद थी। अब इसको आगे देखेंगे कि आखिर 73वें संविधान संशोधन में क्या हुआ। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 यही था। अगर इस टाइम की बात किया जाए या इसकी देखा जाए तो ये हमारे भाग 9 में जोड़ा गया। ये पंचायती राज जो है इसको किस में जोड़ा गया है? पंचायती राज भाग 9 में है। भाग किस में? भाग 9 में इसको शामिल कर दिया गया है। हालांकि पहले मूल संविधान भाग 9 में ही था और उस टाइम जो आर्टिकल की बात किया जाए तो आर्टिकल 243 में ये था, लेकिन इसको संशोधन करके फिर इसको कर दिया गया है कि इसमें शीर्षक जो था पंचायत किया गया है। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद हमारा जो 243 है ना, 243 है, लेकिन 243 के बाद ओ तक ये चलेगा। ये अल्फ़ाबेट ABCD का ओ है। तो यहाँ से यहाँ अगर पंचायत की बात किया जाए कि भाग 9 में जो पंचायत संविधान की बात करते हैं उसका अनुच्छेद क्या है, ये, ठीक ना, ये हम लोग को समझना है। इसी में ये कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया? इसको 11वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। टोटल 12 अनुसूची है ना अभी तक।
इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया है। 29 विषयों का मतलब है कि जैसे कि झारखंड सरकार हमारे पंचायती राज व्यवस्था को ये देंगे कि आप जाइए कि जल जो पेयजल है उसमें टैक्स लीजिए, चुंगी कर लीजिए, मतलब रास्ते में जो टैक्स लगता है उसको कीजिए, या फिर जैसे कि स्कूल बनाना, सड़क बनाना, तालाब खोदना, फिर चेक डैम बनाना, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए स्रोत उत्पन्न करना, ये सब इस टाइप से हैन तैन करके शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरीके से टोटल 29 सब्जेक्ट है जो पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज को मिला है। और ये कौन देगा? ये राज्य सरकार देगी। तो ये राज्य सरकार देगी। तो इतना समझ में आ गया कि मतलब एक पंचायती राज के पास क्या क्या काम है, ये डिसाइड कौन करेगा? हमारी राज्य सरकार। तो इतना अगर समझते हैं तो आगे इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ कुछ बेसिक प्रावधान है, उसको एक बार हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, और एक बार पूरा ओवरऑल हो जाने के बाद झारखंड वाला करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो होने से क्या होगा कि इंडियन पॉलिटिक्स का भी आपको कमोबेश थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा और झारखंड वाला भी आप लोग देख सकेंगे। तो 2, 4, 3 का क, इसमें ग्राम सभा की बात करता है। ग्राम सभा की बात करते हैं तो ग्राम सभा क्या है? हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव के जितने भी हुआ, मतलब ये गांव को नहीं, गांव डिसाइड करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल रेवेन्यू के आधार पर गांव डिसाइड करती है। तो जो राज्यपाल डिसाइड करेंगे तो ये राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि कौन सा गांव है या गांव का समूह है, ये डिसाइड करते हैं। और गांव में जितने भी मतलब 18 वर्ष के आयु को क्रॉस कर चुका है वो इसका सदस्य रहते हैं। किसका? ग्राम सभा का। ये है 243 क का। 243 ख में है, ये सब क्या है? ये आर्टिकल है, अनुच्छेद है। 243 के ख की बात किया जाए तो इसमें पंचायत की बात करता है। किसकी? पंचायत की बात करता है। तो पहला वाला समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो आगे अगर देखें पंचायत की बात करें तो पंचायत जो है हमारे यहाँ 3 प्रकार का पंचायत होता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत स्तर पर होगा जिसको, और जिला पंचायत। 3 तरह का पंचायत का इसमें संरचना हम लोग को देखने को मिलता है 3 तरीके से। तो इसको एक बार हम लोग देख लेंगे। और इतना सब देखने से पहले एक बार हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें। इसमें क्या देखना होगा थोड़ा उसको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और उसको एक छोटे में उसको मतलब सीमित करना एक कठिन होती है। तो अगर हम लोग इसमें पंचायत स्तर पर देख लिए हैं तो अगर उसके बाद अगर हम लोग देखें राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग 243 के है। ये सब याद रखना है कि राज्य वित्त आयोग जो है ये जो फाइनेंस जो दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जो पंचायती राज को, उसके लिए जो सिफारिश की जाएगी वो कौन सिफारिश करेंगे? राज्य वित्त आयोग। तो इसके अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखना है कि 243 के राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। 243 जो मतलब इसका लेखांकन करेंगे ना कि कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ पंचायती राज में, उसके लिए 243 जे है। और उसके बाद अगर राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो ये 243 निर्वाचन आयोग ना, एक मिनट, ये आई होगा ना, ये आई होगा और ये आई जे और ये के, तो राज्य निर्वाचन आयोग के तहत आएगा। तो इतना सब जानना हम लोग को ज़रूरी था।
राज्य वित्त आयोग जो है ये एक केंद्रीय वित्त आयोग होता है और एक राज्य वित्त आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का इसका सिर्फ पंचायती इलेक्शन कराना है, पंचायती चुनाव से संबंधित है। और जो चुनाव आयोग है वो चुनाव आयोग एमएलए एमपी के लिए है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती चुनाव कराता है, इतना ही याद रखना है। और ये सब का जो अध्यक्ष है इसका ये सब का नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल नियुक्ति इसका करती है, राज्यपाल इसका नियुक्ति करते हैं। तो इतना हम लोग को देखना था, जो बेसिक चीज़ था जानना जरूरी था। अब हम लोग झारखंड के बारे में देखेंगे। झारखंड के बारे में आप थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। झारखंड पंचायती राज अधिनियम, झारखंड पंचायती राज एक्ट अधिनियम मतलब 2001। तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम या झारखंड पंचायती राज एक्ट जो आया है, मतलब स्थानीय स्वशासन के लिए कब आया है? 2001। यही एक वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि झारखंड पंचायती राज एक्ट कब आया है, मतलब पंचायती शासन व्यवस्था के लिए जो एक्ट लाया गया है वो कब लाया गया? वो हम लोग का 2001 में लाया गया। पहली बार अगर चुनाव की बात करते हैं, पहली बार चुनाव कब होता है पंचायती राज का झारखंड में? तो होता है हम लोग का 27 नवंबर से लेकर, ये याद रखना है, 27 नवंबर टू कितना 20 दिसंबर 2010 को। मतलब इसका मतलब है कि जो हमारा जो एक्ट आता है 2001 में, मतलब राज्य बनने के बाद आता है। और ये पंचायती राज कानून कब बनता है? 1992 में। हालांकि चलो मान के चले 2000 में हम लोग अलग होते हैं, 2001 में नियम भी पारित हुआ, लेकिन उसके बाद ये 10 साल देखिए झारखंड में यहाँ कहाँ से विकास होगा? 10 साल बाद यहाँ पंचायती राज व्यवस्था है ही नहीं। मतलब 10 साल तो ऐसे हमारा चला गया। और ये 10 साल के कारण झारखंड और ज़्यादा पिछड़ गया, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र। अगर ये 10 साल पहले यहाँ शुरू हो जाता तो आज जितना पिछड़ापन है इतना नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ से देखिए 10 साल गैप हो गया। पहली बार हम लोग का पंचायती राज व्यवस्था आता है, इलेक्शन होता है हम लोग का 2010 में। इतना अगर हम लोग देखते हैं, आगे इसमें और देखेंगे कि इसके पहले अगर चुनाव देखा जाए तो 1979 को हुआ था। मतलब जो बिहार में भी नहीं हो रहा था, बिहार सरकार जब थे तब इससे पहले कब यहाँ चुनाव हुआ था? 1979 में। लेकिन उसके बाद 2010 में आता है। लगभग मतलब इतने सालों बाद गैप के होने के बाद ये आता है। तो मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी रही होगी। प्रशासनिक शून्यता 0 लेवल पर आएगी, और जब 0 लेवल पर आएगी तो कोई विकास होगा नहीं। तो इसलिए यहाँ झारखंड का पिछड़ने का एक कारण ये भी है कि यहाँ की प्रशासनिक शून्यताएँ बहुत ज़्यादा पहले से थी और अभी भी देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा चलिए वो सब इन्फॉर्मेशन की बात है। आगे इसका और थोड़ा कॉन्सेप्ट पर हम लोग ध्यान देंगे कि ग्राम समूह पर कौन कौन सा होता है। ग्राम स्तर पर क्या होता है? 2 होता है। एक आप लोग सुने होंगे, एक प्रधान, ग्राम प्रधान, और इसका जो होता है ये परमानेंटली ये चुना जाता है, प्रत्यक्ष। और एक होता है वार्ड सदस्य, ये भी प्रत्यक्ष ही चुना जाता है, लेकिन ये 5 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। जबकि प्रत्यक्ष वो जब तक जिंदा है तब तक प्रधान बना रहेगा। ग्राम स्तर पर हो गया। प्रखंड स्तर पर अगर देखा जाए, तो यहाँ पे एक प्रमुख होगा
जिसको पंचायत समिति कहते हैं। पंचायत समिति में हम लोग को दो खंड देखने को मिलेगा। एक पंचायत समिति का जो सदस्य होंगे, पंचायत समिति का सदस्य, और इसका चुनाव कौन, आम जनता करेंगे। तो आम जनता करेंगे तो उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। और इस सदस्यों के द्वारा जो चुना जाता है, इस सदस्यों के द्वारा जो चुना जाता है, जो जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष करेंगे, उसको कहते हैं प्रमुख। तो ये क्या होगा, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि ये जनता इसको नहीं चुनता है, इसको जनता नहीं चुनता। इसको कौन चुनता है? यहाँ पे जो पंचायत समिति में जो सदस्य है, वो लोग अपने ही गुट में किसी एक को प्रमुख बनाते हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है इसलिए। तो प्रखंड स्तर पर कितना है? एक पंचायत समिति का सदस्य जो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और एक प्रमुख, दो है। जिला स्तर पर भी हम लोग देखते हैं, जिला में भी दो देखने को मिलता है। जिला में भी एक कौन होगा, सदस्य होगा, और सदस्यों की नियुक्ति क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा इसका चुनाव। और ये सदस्य मिलकर एक इनका हेड जो करते हैं उसको पार्षद कहा जाता है, पार्षद। और इसको कौन चुनता है? सदस्य लोग इसको चुनता है। और ये जब सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस तरीके से झारखंड में हम लोग का, झारखंड में क्या कमोबेश ये पूरे इंडिया में यही चीज़ देखने को मिलता है। ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर, तीन स्तर पर देखने को मिलता है। ये उस राज्यों में देखने को मिलेगा जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। इसका मतलब है जी, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये 20 लाख जनसंख्या से अधिक वाले हैं। वैसे राज्य जैसे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे 20 लाख से कम जनसंख्या है, वहाँ पे 3 स्तर का देखने को नहीं मिलता, वहाँ 2 स्तर देखने को मिलता है, एक ग्राम और एक जिला। वहाँ ये बीच वाला नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है। कहाँ पे? जहाँ 20 लाख से कम आबादी हो। तो ये हम लोग को नोट करना था। ये मतलब एक्स्ट्रा जानकारी है जो इंडियन पॉलिटी में हम लोग देखेंगे आगे। तो ये अगर हम लोग देख लिए तो आप थोड़ा ग्राम स्तर पर चर्चा करेंगे, फिर प्रखंड स्तर पर, और फिर जिला परिषद पर थोड़ा चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही आज का इस वीडियो हम लोग को ख़त्म करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम है, ठहरिए ज़रा, इतना भी क्या जल्दी है। और वैसे भी हमारी ये अधिकार की बात है, किसी भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जो भारत में है, भले वो कंपटीशन का तैयारी करे या ना करे, पढ़ाई लिखाई करे या ना करे, लेकिन संविधान जानना ज़रूरी है, अपना अधिकार जानना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर थोड़ा लंबा हो तो ठीक है, लेकिन जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अधिकार की बात है। और अधिकार हम लोग को ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। और लड़ेंगे कब? जब उसका पॉइंट जानेंगे तब ना। हम लोग हमारी अधिकार क्या है ये जानेंगे, तभी तो हम लोग लड़ पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले इसको हम लोग को जानना है कि हमारा अधिकार क्या है। अगर मान के चलिए आपको चुनाव लड़ने का मन है और आपका 21 साल कंप्लीट हो गया, 22 साल है, तो अगर 22 साल है और आपको चुनाव लड़ने का मन है, तो सरकार बोलेगी बाबू देखो आप बच्चे हो, आप सिर्फ पंचायत स्तर का ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जैसे आप 25 साल क्रॉस कीजिएगा तो अब आप एमएलए का चुनाव लड़ सकते हैं, एमएलए एमपी का, लोकसभा का। लेकिन जब 30 साल क्रॉस कर चुके होंगे तब आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और जब 35 साल का क्रॉस कर चुके होंगे तो राष्ट्रपति का आपके पास है। तो इसलिए सब अधिकार थोड़ा जानना ज़रूरी है। तो ग्राम स्तर पर थोड़ा ध्यान देंगे कि कोई भी जो अगर हम लोग देख रहे थे, पहले ग्राम स्तर पर देखें, फिर पंचायत या प्रखंड बोलते हैं इसको, प्रखंड, और फिर जिला स्तर पर। तो जाहिर सी बात है किसी भी जो पंचायती राज व्यवस्था में जो सबसे छोटी या सबसे न्यूनतम इकाई जो है वो हम लोग का क्या है? ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होगा? पंचायती राज का सबसे क्या बोलेंगे? छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई।
इसके लिए अगर देखा जाए इसके सदस्यों का मिनिमम एज तो बता ही दिया थे 18 ईयर्स अगर जिनका भी है वो इसका सदस्य है। और मेरे अनुसार जितने भी आप लोग सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे सबका ये आप ग्राम सभा का सदस्य हैं। आप भले वहाँ गए हैं नहीं गए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका मतदाता सूची में नाम है तो आप ग्राम सभा का सदस्य हैं, इसका मतलब है। ग्राम सभा में चुनाव वार्ड का होगा और प्रधान का होगा, हम लोग देख चुके हैं। इसमें अगर मान के चलिए इसमें क्या वो बाद में देखेंगे एक आरक्षण वाला मामला, इसको इतना ही रखते हैं। प्रखंड स्तर की बात करते हैं तो अच्छा जितना भी है सबका कार्यकाल 5 साल ही होता है, चाहे ये तीनों का एक कंप्लीट में ये कर दे रहा हूँ। तीनों में जो बेसिक है कि कार्यकाल कितने का होगा 5 वर्ष। अगर किसी कारणवश कि वो अपना कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाता है, कार्यकाल पूरा नहीं होता किसी भी कारणवश, मृत्यु हो सकती है, बीमार हो सकते हैं और क्या हो दिवालियापन हो सकते हैं, पागल हो सकते हैं, तो अभी उसको ये सब सीट छोड़ना पड़ेगा। और इस स्थिति में अगर ये इलेक्शन होने के 6 महीना बाकी है तो इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन 6 महीना से अगर ज़्यादा टेन्योर बचा हुआ है तो फिर पुनः 6 माह के अंदर क्या होगा चुनाव होगा। ये सभी के केस में होगा, ग्राम स्तर पर मतलब वार्ड पर, समिति पर, जिला सदस्य पर, ये सभी पर ये कार्य का ये लागू होगा। इतना मतलब सभी के लिए है, इसलिए यहाँ से एक बार दिखा दिए। ठीक, इसमें आरक्षण की बात करते हैं वो भी एक बार करते हैं कि तीनों में आरक्षण सेम है। आरक्षण की बात किया जाए तो जो पंचायती राज व्यवस्था 73 के एक्ट जो है इसमें 1/3 ST SC और महिलाओं पर बात करता है। 1/3 ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन झारखंड में जो है, झारखंड में थोड़ा अलग है। झारखंड में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन है। कितने 50%। और अभी अगर प्रेजेंट में जो पास हुआ उसमें 51 पॉइंट समथिंग रिजर्वेशन था, 51 पॉइंट समथिंग। एसटी को अगर एसटी क्षेत्र में है मतलब अनुसूचित क्षेत्र में है तो 80% रिजर्वेशन, और एसटी क्षेत्र के बाहर ये लोग का 50% रिजर्वेशन है। मतलब एसटी लोगों का 2 प्रकार का रिजर्वेशन झारखंड में देखने को मिलती है। अगर कोई अनुसूचित क्षेत्र है तो अनुसूचित क्षेत्र में 80% ये लोग का रिजर्वेशन रहेगा, और अगर कोई एसटी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र नहीं है तो उसमें भी 50% ये लोग का रिजर्वेशन है। ये झारखंड में है, तो ये समझ सकते हैं। और अगर यहाँ कुछ रिजर्वेशन की बात किया जाए तो ये सब रिजर्वेशन का मामला है। रिजर्वेशन झारखंड में अब तक मतलब ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला है। और ये हम लोग का जो 73 का जो एक्ट है उसमें भी ओबीसी का आरक्षण देंगे या नहीं देंगे ये उस राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि कोई राज्य अपने क्षेत्र में, अपने राज्य क्षेत्र में ओबीसी को पंचायती राज चुनाव में मतलब रिजर्वेशन देगा या नहीं देगा, उस राज्य सरकार पे डिपेंड करता है। इसमें कोई कानूनी नहीं, मतलब ये ऑप्शनल कानून है। बाकी सब 1/3 जो है एसटी एससी महिलाओं ये नेसेसरी है, ये अनिवार्य है, जबकि वैकल्पिक रूप से है ओबीसी का आरक्षण ये सब। तो इतना उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। इतना अगर समझ में आ गया जो सभी के लिए था। अब थोड़ा स्पेसिफिक जो है उसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं
कि ग्राम स्तर पर क्या है, जिला स्तर पर क्या है और पंचायत स्तर पर क्या है। यहाँ जो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होंगे वो पदेन कौन होंगे, पंचायत सचिव होंगे। कौन? पंचायत सेवक, सॉरी, जो पंचायत सेवक और पंचायत सेवक की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, मतलब झारखंड गवर्नमेंट, झारखंड सरकार गठन करते हैं पंचायत सेवक, और पंचायत सेवक ग्राम पंचायत का पदेन सदस्य होता है। इतना हम लोग को समझना है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होगा? ग्राम पंचायत का प्रमुख जो होगा उसका हम लोग मुखिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया कहते हैं। ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होगा पदेन पंचायत सेवक होगा, और पंचायत सेवक की नियुक्ति कौन करते हैं? झारखंड सरकार के द्वारा। तो इतना जो है ये हम लोग को ग्राम स्तर पर समझना था। और इसकी वर्ष में कम से कम एक बार मीटिंग, बैठक पर ईयर, एक बार बैठक होगा पर ईयर, कम से कम एक बार बैठक होगा मतलब प्रत्येक साल में कम से कम एक बार। ठीक, इतना हम लोग देख लें ग्राम स्तर पर। प्रखंड स्तर पर अगर हम लोग देखते हैं, प्रखंड स्तर पर इसको पंचायत समिति भी बोलेंगे हम लोग। झारखंड में अभी 263 प्रखंड हैं, और प्रखंड हैं तो मतलब पंचायत समिति भी इतने ही हैं। पंचायत समिति के सदस्य 263। ठीक, प्रखंड की बात किया जाए तो इसमें से जो इसका जो पदेन सचिव होगा, अच्छा, उसमें भी जो ग्राम पंचायत में जो पदेन सचिव था ना, यहाँ पे जो ग्राम पंचायत था उसमें थोड़ा गलत हुआ है, उसको एक बार ये कर लीजिए आप लोग। थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, उसमें थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन गया था। ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, पदेन सचिव होगा। कौन? सचिव होगा। उस टाइम में अध्यक्ष बोला था, यहाँ सचिव होगा। ठीक, वो कौन होगा? पंचायत सेवक। इसका पदेन सचिव कौन होगा? प्रखंड के स्तर पर बीडीओ साहब होगा। कौन? बीडीओ। मतलब जो जितना भी वहाँ पे काम धाम होगा उसका पैसे, जो कितना पैसा देना है, कौन सी स्कीम में कितना करना है नहीं करना है, ये पंचायत सचिव मतलब ये सचिव करता है। और सचिव कौन है? बीडीओ। ये भी देखिए गवर्नमेंट ऑफ झारखंड सरकार का है। ये भी यहाँ पे जो पंचायत सेवक है ये भी झारखंड सरकार का। इसका मतलब है कि नीति नियम आप लोग बनाइए, पंचायती राज में आप लोग चुनाव करके वो सब बनाइए, लेकिन पैसा किसके हाथ में आएगा? सरकारी अधिकारी के पास। वो लोग चाहेंगे तो पैसा देंगे, नहीं देंगे। इसी समय कहीं बीडीओ कमीशन लेता है, ये करता है। और इसी कारण अगर कोई मतलब कोई मुखिया आ रहा है पंचायत समिति, और उसका जो सदस्य है और बीडीओ साहब से अगर तालमेल नहीं बैठता है तो फिर वहाँ पे फिर ये काम हम लोग को देखने को नहीं मिल पाता। तो इसलिए मतलब नियम तो ठीक है, लेकिन ये लोग जब अधिकारी बाबू लोग बाबूगिरी करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाता है। पदेन सचिव कौन होता है? बीडीओ। इतना ही हम लोग को इसमें जानना था। बाकी 5 साल वाला तो पता ही है। जिला स्तर पर अगर देखा जाए, टोटल झारखंड में कितना जिले हैं? 24 जिले हैं। 24 जिले में 13 क्या है? अनुसूचित जिले होंगे ना। अधिसूचित जिले हैं 13, अधिसूचित जिला 13 और 11 है गैर अधिसूचित जिला। तो ये हम लोग को याद रखना था थोड़ा। जो रघुवर सरकार की जो थी नियोजन नीति 11-13 या 13-11 की नीति यही थी। अगर जिला में इसका जो सचिव की बात किया जाए, पदेन सचिव कौन होगा?
DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर DDC इसका पदन सचिव होता है। उप विकास आयुक्त, ये पदन सचिव। इतना ही हम लोग को जानना था जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड राज्य की जो स्थानीय स्वशासन की जो पंचायती राज व्यवस्था था उसको हम लोग सिर्फ न केवल झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे बल्कि भारत में, मतलब कैसे भारत में इसका विकास हुआ, स्वतंत्रता भारत के बाद क्या हुआ, कैसे 2 भागों में डिवाइड हो गया था, फिर उसके बाद अलग होने के बाद 40वें अनुच्छेद के तहत इसको लाया गया, उसके बाद इसको कानूनी विधिवत तरीके से पूरे भारत में लागू करने के लिए 73वें 74वें संविधान संशोधन होता है। और उसके बीच मतलब 1947 और 73-74 के बीच बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, JVP राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ये सब भी हम लोग थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया और उसके बाद हम लोग झारखंड की पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग आए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये जो वीडियो है, ये जो कड़ी है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और समझ में आया और अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।